हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबको सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोटिक्स, जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 167 में मिल जाएगा। उसमें मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। घड़ी को देखो नहीं, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। अर्थात घड़ी हमेशा सतत रूप से चलती रहती है। यदि आपको भी अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको घड़ी को देख कर के काम नहीं करना है दोस्त, बल्कि घड़ी जैसे हमेशा चलती रहती है, आप भी अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। एक दिन जरूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोटिक्स का सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि एनसीईआरटी के किस लाइन से किस टाइप का सवाल बन सकती है। पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। पिछले क्लास में पढ़े थे दोस्त टीलोफेज। चूंकि आप सभी जानते हैं कि सेल साइकिल को दो फेज इंटरफेज और एम फेज में बांटा गया है। इंटरफेज को फर्दर G1 G2 एंड एस फेज, जो एनसीईआरटी का पेज नंबर आप उल्टा लीजिए 163 में देखिए, फिगर 10.1 में सेल साइकिल को दो फेज में बांटा गया था, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को भी फर्दर कितने भाग में बांटा गया है दोस्त, तो 3 भाग में, G1 S एंड G2 फेज। ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ एम फेज को हम लोग माइटोटिक्स फेज भी कहते हैं। इसको भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया था। पहला का क्या था दोस्त, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये यदि आप कल का क्लास किए होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। पहला था कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी हम लोग फर्दर 4 भाग में बांटे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज एंड टीलोफेज। ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। तो हम लोग टीलोफेज पे आए थे। टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस का फाइनल फेज है। चलिए इसके बारे में अब जानना स्टार्ट करते हैं। टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस का फाइनल फेज है, ये बातें हम लोग जान लिए थे। क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, कंडेंसेशन एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाती है और अपने इंडिविजुअलिटी को क्या करती है, खो देती। कौन फेज में, तो टीलोफेज में ये सब घटना घटित हुई थी। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। इंडिविजुअल क्रोमोसोम इस फेज में नहीं दिखाई देती है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ था, जैसे क्रोमोसोम क्लस्टर्ड एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। यह अपोजिट पोल पे चली जाती क्रोमोसोम क्लस्टर और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है दोस्त, खो देती है। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप कर जाते किसके अराउंड, तो क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाता है। इच पोल फॉर्मिंग 2 डाउटर न्यूक्लियाई, और प्रत्येक पोल 2 डाउटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। इसमें टीलोफेज में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ था, जैसे इसमें न्यूक्लियस, गोल्जी कम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुई थी, रिफॉर्म हो गई थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ था दोस्त, रिफॉर्म हो गया था। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे टीलोफेज। उसके बाद हम लोग आए थे साइटोकाइनेसिस। कौन सा फेज दोस्त, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है एम फेज का लास्ट फेज होता है। कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद का जो फेज होता है उसको हम लोग कहे थे, क्या कहे थे दोस्त, उसको हम लोग कहे थे साइटोकाइनेसिस। जो साइटोप्लाज्म, देखिए इसमें क्या होता है, इट्स सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डाउटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसमें 2 डाउटर सेल में डिवाइड कर जाती है। कौन सेपरेट करके, तो साइटोप्लाज्म सेपरेट करके। इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। ये
ये दो चीज़ में देखा गया है, एक एनिमल सेल में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, दूसरा पढ़ेंगे प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल में क्या होता है दोस्त, अपरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो, गड्ढा, फरो मतलब गड्ढा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनती है, और जिसके कारण ये धीरे धीरे डिवाइड करके गड्ढा बड़ी होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब ये टूट करके दो अलग सेल का निर्माण कर लेती है। देखिए, द फरो ग्रेजुअली deepened and ultimately join in the center dividing of the cell cytoplasm into two, और ये दो भागों में बांट देती है उसको। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग प्लांट सेल में आए थे। किस में दोस्त, तो प्लांट सेल में। प्लांट सेल में भी देखिए पढ़ क्या क्या बातें था, वो बात को जानेंगे। प्लांट सेल हावेयर आर इनक्लोज बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेल वाल, इसके पास इन एक्सटेंसिवली सेल वाल होता है, जिसके कारण इसके साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवाइड करती है। दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल वाल फॉर्मेशंस स्टार्ट इन द सेंटर, मतलब उसमें फरो का निर्माण होती है, इसमें सेंटर से ही वाल का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे डिवाइड करके इसमें भी दो सेल का निर्माण हो जाता है। पहला जो होता है वो पेरेंटल सेल, और जो नया बन जाती है उसको डॉटर सेल कहेंगे। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट बन जाता है, मिडिल लेमला होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना था, जैसे कैरियोकाइनेसिस नहीं होने के कारण इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस के कारण लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट के लिक्विड इंडोस्पर्म सिंसाइटियम कंडीशन के फलस्वरूप इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड का निर्माण कर लेती है। ये सब बातें काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोटिक्स का सिग्निफिकेंट देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से देखेगा इस बात को, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। टॉपिक का नाम है दोस्त सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस। माइटोटिक्स का सिग्निफिकेंट क्या है हमारे दैनिक जीवन में दोस्त। माइटोटिक्स का मतलब एम फेज। एम फेज को फर्दर कितने भाग में बांटे थे आप ही बताओ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। पहला क्या था, बिल्कुल सही, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को कितने भाग में बांटे थे दोस्त, तो 4 भाग में। कैरियोकाइनेसिस को 4 भाग में। पहला था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में टीलोफेज, जो अभी अभी रिवीजन किए हैं। और लास्ट उसके बाद कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, तब पढ़े थे हम लोग साइटोकाइनेसिस। तो ये सब जो प्रोसेस था इसका सिग्निफिकेंट जानेंगे। एक बार फिर से समझिए, माइटोटिक्स मान लीजिए आपके दादाजी हुए, आपके दादाजी का 2 बेटा, एक आपके पापा और एक आपके अंकल। आपके पापा का नाम है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और आपके अंकल का नाम है साइटोकाइनेसिस। आपके पापा का भी 4 बेटा, आपके पापा का भी कितना बेटा दोस्त, 4 बेटा। पहला का नाम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज के बारे में डिटेल से पढ़े, मतलब आपके पहला भाई के बारे में, फिर दूसरा के बारे में, फिर तीसरा के बारे में, और आपको हम मान लिए टीलोफेज है, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस फेज में आओगे, तो टीलोफेज में आओगे। आपके पप्पा जी का नाम क्या है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, क्या है दोस्त बताइए, तो कैरियोकाइनेसिस है। आपके दादाजी का नाम क्या है, तो माइटोसिस है, जिसको एम फेज कहेंगे। आपके अंकल जी का नाम बिल्कुल सही, साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग पढ़ेंगे माइटोटिक्स का सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस था आपके दादाजी से लेकर के अब आपके पापा जी, आपके अंकल, आपके पापा, मतलब आपका जो चारों भाई था, उस सब का सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। माइटोटिक्स और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड इन डिप्लॉयड सेल ओनली। देखिए, माइटोटिक्स का दूसरा नाम क्या है दोस्त, बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक्स का अनदर नेम पूछेगा क्या बताना है, इक्वेशनल डिवीजन है, और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है किस में, तो ओनली डिप्लॉयड सेल में ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, जैसे सोशल इंसेक्ट में मेल हनी भी आएगा। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 167 में आइए, और वो देखिए सोशल इंसेक्ट में जैसे हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है, आप तो जानते होंगे। कुछ लोअर प्लांट एंड सम सोशल इंसेक्ट में वही मधुमक्खी जो होगा हैप्लॉयड
सेल्स आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोटिक्स, मतलब ये डिप्लॉयड सेल में नहीं होगा। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म और सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसके बारे में हम लोग आगे 12th के में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे ही। इस समय कौन सा प्रोसेस होगा दोस्तों, उसका नाम क्या बताइएगा, उसका नाम बोलिए, क्या बताइएगा, माइटोटिक्स बताना है। क्या बताना है दोस्त, माइटोसिस बताना है, और यही माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्त, इसेंशियल है। किसके लिए इसेंशियल है बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन होता है, इसके लिए ये किसका सिग्निफिकेंट बहुत जरूरी, माइटोटिक्स का सिग्निफिकेंट बहुत ही इसेंशियल है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडी सम डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड इंसेक्ट। आप इससे अनभिज्ञ होंगे, अवेयर होंगे कि कुछ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट, इसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन का मतलब समझिए। माइटोटिक्स जो होता है यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल, डिप्लॉयड डॉटर सेल के रिजल्ट में ये क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसका आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है, जिसका आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है किसके कारण होता है दोस्त, तो माइटोटिस के कारण होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। सोचिए दोस्त, एक समय था जब हम लोग, एक ऐसा समय होगा जब हम लोग सिंगल सेल होंगे, लेकिन वही सिंगल सेल धीरे 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 क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, और आपके जैसे, हमारे जैसे बड़े बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे डिवाइड करती है। जैसे आप गाना सुन रहे होंगे, दुपट्टा सरक रही है दिल धड़क रहा है। जैसे जैसे दुपट्टा सरकती है वैसे वैसे दिल क्या होता है, धड़कते जाता है, वैसे वैसे हार्ट बीट बढ़ते जाती है। ये गाना सुने होंगे ना, अच्छा नहीं सुने होंगे तो क्लास के बाद आप क्या कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। प्यारे मित्र दोस्त समझिए, अगर माइटोटिक्स नहीं होता तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते। क्या होते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप सोच करके देखिए, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते तो इस दुनिया में इतना जो अच्छा चीज़ है आप देख पाते, नहीं देख पाते। इतना बढ़िया बढ़िया खाना है, भोजन है, इतना मतलब भौतिक सुख जो है वो आपको नहीं मिल पाता। इसके लिए माइटोटिक्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। माइटोटिक्स के कारण ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है, का ग्रोथ होता है। तब पहला काम है ग्रोथ, माइटोटिक्स का फर्स्ट काम होगा ग्रोथ। दूसरा काम होगा सेल को रिपेयर करती है। देखिए दोस्त, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये बताइए, जब आप भर दिन पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं तो आप बहुत थक जाते हैं। इट मीन्स आपके बॉडी का कुछ ऐसा सेल है जो डैमेज हो जाता है, फिर उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप सो जाते हैं। जब देखिएगा आप 7 से 8 घंटा पढ़ोगे या कोई बहुत भारी काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान हो जाता है। जब हम लोग पावर में नैप लेते हैं, मतलब 1-1.5 घंटा के लिए सो जाते हैं, तो सोने की जस्ट बाद का टाइम देखिएगा बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या आपने कभी सोचा है? इसका मुख्य कारण होता है सेल रिपेयर हो जाती है। जो सेल डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म हो जाता है, उसका रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ये भी आप फील किए होंगे कि हमारे हथेली जो है, हैंड, इसका ऊपरी परत जो होता है, ऊपर का स्किन, कभी कभी देखिएगा ये उड़ने लगती है और अंदर से नया नया स्किन आने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर का सेल डैमेज हो जाता है। ऊपर का सेल क्या होता है दोस्त, डैमेज हो जाता है, तो वहीं पे सेल का रिपेयर होता है और रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट मतलब नया सेल वहाँ पे आ जाती है। आगे बढ़िए, तो पहला लाइन समझ में आया इसका क्या होता है, सेल। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोटिक्स। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन अगर नहीं, सेल डिवीजन
समझिए इस बात को। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होगा उसको सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए सेल ग्रोथ क्या किसको डिस्टर्ब करती है, किसको डिस्टर्ब कर देती है दोस्त, तो किसके रेशियो को, किसके रेशियो, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को डिस्टर्ब कर देती है। तो सवाल पूछा जाएगा सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, किसके कारण, तो सेल ग्रोथ के कारण। और ये किससे कंट्रोल होता है, तो माइटोसिस से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है दोस्त, माइटोटिक्स से। माइटोटिक्स मतलब वही प्रोफेज प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और साइटोकाइनेसिस, मतलब ये सब बातें तो आप पढ़े ही हैं इससे पहले। इट देयरफॉर बिकम्स इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है किसके लिए, सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो जो होता है उसको रीस्टोर करने के लिए, मतलब पुराने जैसे जो अव्यवस्थित हो गई थी उसको पूरा करने के लिए। अब वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइटोटिक्स इज सेल रिपेयर। दूसरा देखिए, पहला था ग्रोथ, पहला क्या है दोस्त, ग्रोथ, पहला इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ, पहला ध्यान रखिएगा सेल ग्रोथ, और दूसरा है सेल का रिप्लेसमेंट। सेल इट इज वेरी, हाँ सेल रिपेयर, यहाँ पे देखिए है वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइटोटिक्स इज सेल रिपेयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल का क्या, रिपेयर। पहला क्या था दोस्त, सेल ग्रोथ, और दूसरा सेल रिपेयर। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल, ये सब जो होता है इसको रिपेयर करती है। मतलब जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसको रिपेयर करने का भी काम कौन करता है, माइटोटिस करती है। आर बीइंग कंस्टेंटली रिप्लेस, और ये क्या करती है, शुरू से कंस्टेंटली इसको क्या करती है, रिप्लेस करते रहती है। मतलब जो सेल डैमेज हो गया उसको उठा करके फेंक देगा और नया सेल का निर्माण करेगी। माइटोटिक्स डिवीजन इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। माइटोटिक्स डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। एनाटमी ऑफ फ्लोबिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोबिंग प्लांट्स में ऊपरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और एनाटमी ऑफ फ्लोबिंग प्लांट्स मतलब उसके आंतरिक संरचना के बारे में, प्लांट के आंतरिक संरचना के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। एक पूरा सेपरेट चैप्टर दिया गया है दोस्त इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो देखिए समझिए, माइटोटिक्स डिवीजन जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, एपिकल कैम्बियम एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर सेल। देखिए मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो होती है उसमें एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप क्या होता है दोस्त, तो सेल में प्लांट जो होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहती है, अपने पूरे लाइफ टाइम में हमेशा ग्रोथ करती रहती है। जानकर दोस्त आश्चर्य होगा कि देखिए ह्यूमन हुआ या एनिमल जो है उसका ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होता है, सर्टेन टाइम तक होती है, लेकिन प्लांट जो होता है, प्लांट उसका ग्रोथ स्टार्टिंग से लेकर के और उसके जीवन के अंतिम टाइम तक ग्रोथ होता है। उसका लेंथ बढ़ती रहती है धीरे धीरे, लेंथ भी बढ़ता है, ब्रेड्थ भी बढ़ता है, लेंथ और ब्रेड्थ मतलब मोटाई भी बढ़ती रहती है। लेकिन ह्यूमन जो है या जो भी ज़्यादातर लगभग सभी एनिमल देखिएगा, उसका एक सर्टेन एज तक ही उसकी लेंथ बढ़ती है। ग्रोथ तो ब्रेड्थ तो बढ़ते रहती है, मोटाई बढ़ेगी घटेगी ये सब तो होते रहेगा, लेकिन उसका लेंथ जो होता है एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है बढ़ना। तो उम्मीद करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोटिक्स समझ गए होंगे। एक बार रीकैप करते हैं। सिग्निफिकेंट में ऑफ माइटोटिक्स 3 महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है।
पहला इसमें सेल ग्रोथ होगी, दूसरा सेल रिपेयर होगा और तीसरा सेल का रिप्लेसमेंट होगा। जो डैमेज सेल होगा उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। क्या पढ़ेंगे दोस्त? मियोसिस। तो माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहे थे। माइटोसिस को क्या कहे थे दोस्त? इक्वेशनल डिवीजन। और इसको कहेंगे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या कहेंगे दोस्त? रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। अर्थात डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में बन जाती है। डिप्लॉयड सेल किस में आ जाएगी? हैप्लॉयड सेल में बन जाएगी। चलिए इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इंक्लूड द फ्यूजन्स ऑफ टू गैमेट। इस बात को समझिए। प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति जो होती है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस रिप्रोडक्शन से? रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, एक सेक्सुअल और असेक्सुअल्स। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ऑस्प्रिंग का निर्माण होता है। इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जब दो गैमेट क्या करते हैं? फ्यूजन करती है। फिर से समझिए, एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? मेल गेमिट टेस्टोस्टेरोन और फीमेल गेमिट ओवम, ये दोनों आपस में क्या करती है? फर्टिलाइज करती, फ्यूजन करती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्त? तो न्यू ऑस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है। न्यू ऑस्प्रिंग फ्यूजन करेगी तो इसके फलस्वरूप न्यू ऑस्प्रिंग का निर्माण होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और कितना गेमिट? इसमें दो गेमिट, पहला मेल गेमिट और दूसरा फीमेल गेमिट। दोस्त इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल से पढ़े ही होंगे और इसी का प्रोडक्ट ना हम सभी हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो तो नई संतति बनेगा ही नहीं। और जब नई संतति बनेगा नहीं तो आप समझ सकते हैं ह्यूमन रहेगा। और जब ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो इस संसार में क्या रहेगा? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ह्यूमन सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकृति की बनाई हुई सबसे महत्वपूर्ण रचना में से एक है ह्यूमन, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। खुद सोच सकते हैं हम लोग, खुद सोच सकते हैं कि नहीं? खुद निर्णय ले सकते हैं। अगला लाइन पढ़ते हैं। इच विथ द कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम। प्रत्येक ऑस्प्रिंग के पास, चाहे वो मेल हो और फीमेल, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, सबके पास कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है। देखिए, मेल गेमिट में भी हैप्लॉयड एन और फीमेल गेमिट में भी एन क्रोमोजोम कंप्लीट होता है। हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाएगा। गेमिट्स आर फॉर्मेड फ्रॉम स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल। गेमिट्स जो होता है स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल से फॉर्मेशन होता है। तो सवाल पूछेगा कि गेमिट का निर्माण स्पेशलाइज किससे होती है? हैप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड सेल से? तो डिप्लॉयड सेल से होती है। दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन डाइट रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल। देखिए, इस लाइन को आप समझिए। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, द स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाती है दोस्त? रिड्यूस हो जाती है और हाफ हो जाता है। जैसे पहले 2n था, इस बात को ऐसे समझिए, ये पहले क्या था? 2n था। क्या था दोस्त? 2n। पहले तो n था, नहीं, मिल गया तो वो किससे मिला? तो माइटोसिस से मिला। अब इसको क्या होगा? जब ये डिवाइड करेगी तो n बन जाएगी। तो देखिए, पहले डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन गया ना, ये डिप्लॉयड था, ये क्या था? डिप्लॉयड। अभी क्या बन गया? ये था डिप्लॉयड, अभी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाती है। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड का निर्माण हो जाता है। 2n से n का निर्माण हुआ है। तो इसी के बारे में बताया गया है। दिस द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स डिविजन्स द रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल। ये देखिए, ये पेरेंटल सेल है, इसको बोलेंगे पेरेंटल सेल और इसको बोलेंगे डॉटर सेल। ये हैप्लॉयड है ना, n। तो ये बात उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब अगला लाइन हम लोग पढ़ते, इस पूरी कहानी को मिटा देते हैं। अब देखिए, फिर से समझिए। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस काइंड का डिवीजन मतलब 2n से n मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड जो बनाती है, इसी
को हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे दोस्त, मियोसिस। इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते थे। क्यों कहे रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन गया, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड मतलब 2 से, मतलब 4 होगा तो 2 बन जाएगा, 2 रहेगा तो क्या बन जाएगा, उसका हाफ, मतलब हमेशा हाफ हाफ बनते जाएगा, इसलिए इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। उसको इक्वेशनल डिवीजन कहे थे, किसको, माइटोटिस को, इसको कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन। तो सवाल किसी भी लाइन से पूछ सकता है दोस्त, इसलिए बार बार मैं एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। एक भी लाइन अगर भूल गए तो हो सकता है गड़बड़, गलती से मिस्टेक, गाना सुने हैं ना, तो गलती से मिस्टेक या मिस्टेक से गलती ना होना चाहिए। चलिए, मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल। देखिए, मियोसिस इंश्योर करती है, मियोसिस क्या करती है, इंश्योर करती है किसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में, हमारे लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज जो होता है उसके लिए इंश्योर करती है कौन, मियोसिस। अब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड फेज सेल्स लाइफ साइकिल में कौन इंश्योर करती है, तो मियोसिस इंश्योर करती है। वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द हैप्लॉयड फेज। फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन जो होती है मेल गेमिट एंड और फीमेल गेमिट एंड, ये दोनों क्या करती है, मिल करके जायगोट का निर्माण कर लेता है दोस्त। मेल गेमिट फीमेल गेमिट आपस में जब मिलती है तो किसका निर्माण होगा, जायगोट का। ऐसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बोला है फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। फर्टिलाइजेशन किसको रिस्टोर करती है, डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर करती है। बी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। हम लोग अक्रॉस करेंगे मियोसिस का ड्यूरिंग किस में, गेमिटोजेनेसिस इन प्लांट में। गेमिटोजेनेसिस किस में दोस्त, प्लांट में एंड एनिमल में, प्लांट एंड एनिमल दोनों में, प्लांट एंड एनिमल दोनों में देखेंगे, ठीक है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गेमिट, और ये लीड करती है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गेमिट के फॉर्मेशन के लिए ये लीड करती है, ठीक है। कौन, तो मियोसिस। सिंपल बात ध्यान रखिए, रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन के कारण इसमें हैप्लॉयड गेमिट का निर्माण होता है। सभी बात का तो एक ही निचोड़ ही यहाँ पे आ रहा है। दे फीचर्स द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। की फीचर यहाँ पे दिया गया, कुछ इंपोर्टेंट फीचर मियोसिस का यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्त, ये जो महत्वपूर्ण की फीचर है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार हम रिवैप कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या बातें पढ़े थे। सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोटिक्स पढ़े, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, ये सभी बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे नहीं। उसके बाद मियोसिस भी पढ़ लिए। मियोसिस को क्या बोलेंगे, उसको इक्वेशनल डिवीजन, माइटोटिक्स को, और इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। इसमें डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का निर्माण हो जाएगा, और इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा न लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देते जाइए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके इसका PDF पा सकते हैं। तो तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।